नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 25 नवंबर को राजस्थान में वोट डाले जाएंगे और उससे पहले यहां की राजनीति पर और यहां की राजनीतिक हवा पर श्वेत पत्र पेश करने के लिए हम राजस्थान पहुंचे हैं। हम राजस्थान के अलग अलग जिलों में आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे कि यहां के वोटर क्या सोच रहे हैं। कमल चुनेगा राजस्थान, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान। कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। कमल के फूल पर बटन दबाओगे, भाजपा सरकार बनाओगे। चुनाव में राजस्थान में बीजेपी एकदम बिखरी हुई है। ये डबल इंजन की सरकार बहुत लंबे समय से यहाँ काम कर रही है, लेकिन इस इंजन ने अब हिचकोले खाना शुरू कर दिया है। राजस्थान का रण है, महाभीषण तो होगा ही। यहाँ की राजनीति अलग है, मिजाज अलग है, रीति अलग है, रिवाज अलग है। दो 200 सीटों की विधानसभा वाले राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच अधिकतर सीटों पर सीधी टक्कर है। बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन वसुंधरा और दूसरे बागियों की बगावत भी है। कांग्रेस की तरफ से गहलोत है, लेकिन सचिन समर्थकों का सरदर्द भी है। और ये जो जनता है, ये सब देख रही है, समझ रही है, मन बना रही है। यहाँ पर विकास का काम हुआ है? यहाँ पर विकास का काम नहीं हुआ। क्या चाहते थे आप? यहाँ पर बहुत विकास चाहते थे हम, लेकिन हमारे हिसाब से कुछ भी विकास नहीं हुआ। इस बार क्या लग रहा है यहाँ पे, आपके हिसाब से विकास हुआ है? तो विकास के नाम पे विकास नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हम जैसा चाहते थे निभाई एक स्मार्ट सिटी बने, इसको जगह जगह लोग जाने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे घूसखोरी हुई है, कुछ भी हम मान नहीं सकते काम हुआ। बस स्टैंड का विकास करने की बात थी, बस स्टैंड पे जो लोग दुकानदार थे उनकी दुकानें फोड़ दी गई। चलो कोई बात नहीं, इसका कोई किसी को दुख नहीं है। दुकान फोड़ने के बाद लोग बाग पार्किंग कर रहे हैं, वहाँ टॉयलेट करने जा रहे हैं, उसका बस स्टैंड का एक तरीके से कुछ विकास नहीं है। किसानों के लिए ठीक ठाक सब चल रहा है ना? काई न चल, किसाना के लिए किसाना न मार ले और काई कौन लेना देना किसाना तो। 2018 के पिछले चुनावों में बीजेपी को कांग्रेस ने 1% से भी कम वोट शेयर के अंतर से हराया था। इस बार क्षेत्रीय पार्टियां दमदार बागी और ठसक वाले निर्दलीय प्रत्याशी भी जमकर जोर आजमाइश कर रहे हैं, जो करीब 80 सीटों पर अहमियत रखते हैं। सवाल यह है कि इनकी मजबूती इस बार किसका खेल बिगाड़ सकती है और किसको मिल सकती है इससे मदद। सड़क से लेकर सदन तक दिल्ली में मोदी के खिलाफ, स्टेट में गहलोत के खिलाफ बीजेपी विपक्षी भूमिका नहीं निभा पाई। महाराष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश की जनता की आखिरी उम्मीद के रूप में देखी गई और इसी का परिणाम है कि लोग इस बार जबरदस्त मतदान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में किया। जाति, संप्रदाय, रोजगार, भ्रष्टाचार, किसान, कानून, महंगाई, सिंचाई, ये तमाम मुद्दे हैं जो राजस्थान की चुनावी जनसभाओं और रैलियों में गूंज रहे हैं। भीड़, नारे, वोट बैंक और वादों के बीच राजस्थान उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसे कुछ सवालों के जवाब मतदान से देने हैं। हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड बरकरार रहेगा या बदलेगा इतिहास? मोदी मैजिक से बनेगी बीजेपी की बात या फिर चलेगा गहलोत का जादू? राजस्थान की जनता किन मुद्दों पर करेगी इस बार मतदान? क्या गहलोत के जाति जनगणना दांव का पड़ेगा चुनावों पर असर? सत्ता की लड़ाई का घमासान पूरे राजस्थान में मचा है, लेकिन माना यह जाता है कि जो जयपुर संभाग जीतता है वो राजस्थान का रण जीत जाता है। अकेले जयपुर संभाग में ही कुल विधानसभा सीटों की 1/4 सीटें आती हैं, यानी जयपुर संभाग 50 विधानसभा सीटों वाला सबसे बड़ा संभाग है, जबकि 17 विधानसभा सीटों वाला कोटा संभाग सबसे छोटा।
2018 में बीजेपी को जयपुर संभाग से सिर्फ 16 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 25। इस बार भी जयपुर संभाग में सभी दलों की मशक्कत अलग ही है। बीजेपी की सरकार आएगी तो जो भी हमने आपके लिए किया है, चाहे वो पेंशन स्कीम हो, चाहे वो स्वास्थ्य योजना हो, चाहे वो 500 रुपए का गैस सिलेंडर हो, चाहे वो महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात हो, बीजेपी ये सब खत्म कर देगी और एक बार फिर अरबपतियों की मदद करना शुरू कर देगी। कांग्रेस को आपने वोट दिया तो गरीबों को फायदा होगा, किसानों का फायदा होगा, किसानों का कर्जा माफ होगा, किसानों की मदद होगी, छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। आपने देखा होगा 5 साल कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के कार्यकाल को देखा है और 5 साल इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की सरकार के भी कार्यकाल को आपने देखा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ विकास, सुरक्षा और सुशासन है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, अराजकता और गुंडागिर्दी और माफिया राज हावी होता हुआ दिखाई देता है। आसान नहीं राजस्थान की चुनावी नब्ज को समझ पाना। यहाँ सत्ता किसी के भी हाथ में हो, उसके अंदर वर्चस्व की लड़ाई की पुरानी परंपरा है। विपक्ष में नेता कोई भी हो, लेकिन बगावत के झंडे हमेशा से ही बुलंद होते रहे हैं। जरा से अंतर से सरकारें बनती हैं, मामूली से अंतर से सीटों में बड़ा फासला आ जाता है। राजनीति के धुरंधर कुछ और सोचते रह जाते हैं, जनता का दिलो दिमाग कोई और निर्णय सुना जाता है। बस वोट पाने के लिए अभी ये मुफ्त में लाइट वगैरह फ्री में दे रहे हैं ये कांग्रेस सरकार, बाकी और कुछ नहीं है। ये अभी कुछ फ्री में, अभी लास्ट टाइम में जब वोट लेने का टाइम आया तब कुछ चीजें फ्री में बांटने की राजनीति कर रहे हैं, बाकी जनता इनको वोट देगी नहीं। यहाँ पे वापस बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। पर वैसे आप लोग को कांग्रेस के भीतर दोनों में से कौन बेहतर लगता है? मैडम बीजेपी है हमारे तो बेहतर। बीजेपी बेहतर। दोनों के बीच में नहीं चूज करना है? नहीं, कांग्रेस तो आप हटा ही दो। आप जैसा दिख रहा है वैसा ही है। पढ़ाई के लिए चीजें ठीक है यहाँ की? कुछ भी नहीं है। सरकार का काम ठीक है यहाँ का? अभी एंड टाइम पे सब ठीक चल रहा है, लेकिन पहले कुछ ठीक नहीं था। 25 नवंबर को एक ही फेज में चुनाव है। 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे और तय हो जाएगा कि राजस्थान की जनता ने दिया किसका साथ और किसके वादों को दिया नकार। लेकिन मन में क्या है राजस्थान के, इसका एक अनुमान जनता की बातों से लगाया जा सकता है। स्वस्थ, बिना भ्रष्टाचार की, बिना पेपर लीक वाली सरकार चाहिए। कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से पिछले 5 सालों में ध्वस्त रही है। गहलोत साहब ने मुफ्त में और कुछ योजनाएं तो दी है, अब उससे जनता कितनी उनकी तरफ आकर्षित होती है नहीं होती इसके बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आज का युवा रोजगार चाह रहा है, मुफ्त में रोटी नहीं चाह रहा। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की नैया पार कराने के लिए बीजेपी की मांझी की भूमिका में। राजस्थान बीजेपी ने जीता तो 2024 तक इसकी गूंज जाएगी। कांग्रेस दोबारा सत्ता हासिल करने में कामयाब रही, इतिहास तब भी बनेगा। पिछले कई दशकों से राजस्थान की एक बात है जो उसे बाकी राज्यों से अलग बनाती है और वो है 5-5 साल के लिए कार्यकाल ही देती है यहां की जनता। यानी एक बार अगर बीजेपी को चुना तो दूसरी बार कांग्रेस को चुनने की बारी आती है। पर क्या ये केवल ट्रेंड है जो कि मुमकिन है इस बार भी कायम रहे, या फिर जनता काम के अनुसार अपना फैसला निर्धारित करेगी? जा रही है कांग्रेस, आ रही है भाजपा। पूरे राजस्थान ने ऐलान कर दिया है, गहलोत जी कोनी मले वोट जी। ये जो हमारे पास आकर हमसे धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, क्या ये हमारे लिए काम भी कर रहे हैं कि नहीं? कि धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, ये पहचानना बहुत ही जरूरी है। जूडो सेकुलरिज्म के नाम पर कुछ लोगों के पूज्य स्थान पर बुलडोजर चलाना और कुछ लोगों को
सर तन से जुदा होने के लिए नारे और रैली करने के साथ साथ उसको बढ़ावा देना, यह भी हम लोगों ने राजस्थान की। आप अदानी की सरकार चाहते हो या किसानों, मजदूरों, युवाओं की सरकार चाहते हो? पिछले 30 वर्षों से राजस्थान की रीत रही है सरकार पलट देने की। बीजेपी को राजस्थान के इस ट्रेंड से भी संजीवनी जैसी उम्मीदें होना लाजमी है। कांग्रेस की लड़ाई इस पैटर्न को रोककर परंपरा बदलने के लिए है। आज अगर आप भाजपा को देखें तो राजस्थान में एक बिखरी हुई पार्टी है। उनसे पूछिए उनके सीएम का चेहरा कौन है, इसका भी जवाब नहीं दे सकते। मोदी जी प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं। कभी कभी लगता है कि अपना सीएम ढूंढने के लिए निकले हैं कि कोने कोने में जाकर सीएम का चेहरा ढूंढने। और आदरणीय दामोदर जी, आखिर इस बार क्या है राजस्थान के मन में? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अभी कौन बनेगा। दोनों पार्टियों में एक कसपसाहट है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी की कसपसाहट ये है कि उसके पास एक बहुत जबरदस्त नेता है जिसकी लोकप्रियता बिल्कुल टॉप पर है। मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ। उनका जो संगठन है वो बहुत जबरदस्त है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें प्रांतों में बहुत सफलता नहीं मिलती है। कांग्रेस इसके जस्ट अपोजिट है। वो 10 साल से सत्ता में बाहर है। वो सत्ता में अगले लोकसभा चुनाव में आएगी या नहीं आएगी मालूम नहीं, लेकिन उसे कुछ जीत की बड़ी जरूरत है। दरअसल 1993 से पहले राजस्थान की राजनीति की नीति थी लगातार एक दलों को मौका देने की, लेकिन फिर ये परंपरा ऐसी बदली कि अब तक कायम है। 1993 में बीजेपी के भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने। 1998 में कांग्रेस के अशोक गहलोत को राजस्थान ने मुख्यमंत्री चुना। 2003 में बीजेपी की वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी। 2008 में कांग्रेस के अशोक गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2013 में बीजेपी की वसुंधरा राजे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी। 2018 में कांग्रेस के अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2023 में ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है कि इस बार मुख्यमंत्री कौन? बीजेपी का सीएम चेहरा? हाँ, योगी की तरह होना चाहिए। अभी जैसे यूपी में योगी जी हैं वैसे योगी आदित्यनाथ जैसे ही? हाँ, वैसा ही होना चाहिए यहाँ पर भी। बीजेपी के भीतर सीएम चेहरा किसको देखें? ये तो अभी केंद्र घोषित करेगा किसको करता है, लेकिन जो भी होगा वो अच्छा होगा। फिलहाल तो फूल को फोकस कर रहे हैं, हम उसको ही वोट देंगे। किसको? फूल को फोकस? फूल को। वैसे पिछले 2 बार के चुनावों का एक और ऐसा संयोग है जो तीसरी बार भी जारी रहा है। 2013 में 200 सीटों पर एक साथ नहीं बल्कि 199 सीटों पर ही वोट डाले जा सके। 2018 में भी 200 सीटों पर एक साथ चुनाव नहीं हो सके, 199 सीटों पर ही चुनाव हो सके। 2023 में यानी इस बार भी 200 सीटों पर एक साथ नहीं बल्कि 199 सीटों पर ही चुनाव हो रहा है। 2013 में चुरू विधानसभा सीट से बीएसपी उम्मीदवार की मौत। 2018 में अलवर की रामगढ़ सीट से बीएसपी उम्मीदवार की मौत। इस बार के चुनावों में करणपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की मौत हुई। परंपराएं और इतिहास बदलते रहते हैं। कांग्रेस को भरोसा है कि जनता रिवाज और रीति से अलग उनके काम पर वोट करेगी और सरकार फिर कांग्रेस की आएगी। सबसे पहले जो पुरानी पेंशन की स्कीम है उसकी हम कानूनी गारंटी देंगे, मतलब हम कानून बना देंगे कि आपको मिलना है। 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में आपको गैस का सिलेंडर मिलेगा। महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना मिलेंगे। 2 रुपए प्रति किलो आपसे गोबर खरीदा जाएगा। सरकारी कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट मिलेगी। प्राकृतिक आपदा के पीड़ित परिवारों को 15 लाख तक का फ्री बीमा मिलेगा। हर छात्र को अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की गारंटी मिलेगी। बीजेपी को यकीन है अपने संकल्प पत्र पर कि राजस्थान की जनता उस पर विश्वास करेगी। अन्य पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो, विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र ये महज एक औपचारिकता है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह विकास का रोड मैप है।
हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो हम लोगों ने कहा वो करके दिया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इसलिए ये घोष वाक्य जो हमारा संकल्प पत्र का है, उस घोष वाक्य को हम पूरा करने का ये समर्पित हैं। देश का मौसम ठंडा हो रहा है, लेकिन राजस्थान में वोटिंग का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। फिलहाल सियासत धुआंधार है। पिछले राजस्थान विधानसभा चुनावों में सचिन पायलट की मेहनत और अशोक गहलोत की प्लानिंग काम आई कांग्रेस की, लेकिन उसके आगे के जो साल रहे वो इन दोनों ही के बीच दरार को साफ साफ जग जाहिर करने लगे। अब इन चुनावों से पहले राजस्थान की जनता के लिए कितना बड़ा मुद्दा है कि इन दोनों में से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और क्या कांग्रेस इस फैसले को लेकर स्पष्ट है, एक राय है? मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। पूरा राजस्थान क्या सोच रहा है साफ साफ दिखाई देता है। गरीबों के जेब में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो अदानी जी के जेब में डालते हैं। ये तस्वीर संकेत देने की कोशिश है कि राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक है। मतदान से पहले जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास है कि कल के मनमुटाव अब बीते कल की बात है। नई ये तस्वीर है और इस तस्वीर में सब साथ हैं। राहुल गांधी भी एक अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। असम में दरार नहीं भर पाए, खामियाजा सामने है। मध्य प्रदेश में दरार नहीं भर पाए, खामियाजा सामने है। राजस्थान की सरकार जाते जाते बची, अगर चुनाव हारते हैं तो खामियाजा होगा। कर्नाटक में भी यही हुआ, और कर्नाटक में तो अभी भी देखिए क्या हो रहा है। सरकार आ गई और वहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए सिद्धारमैया, और शिव कुमार कह रहे हैं मेरी तो भाई देखिए चुनाव जिताना मेरा काम है, मुख्यमंत्री बनाना आला कमान का काम है। तस्वीरों के अर्थ होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन कई बार बयान बड़ा असर छोड़ जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तुम समझ जाओ कितनी हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री की हिम्मत है तो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बताइए दीजिए कितने मुख्यमंत्री है? इतिहास में कभी किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, आज ही कह रहा हूँ छोड़ना चाहता हूँ, ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। अशोक गहलोत का ये बयान निश्चित रूप से भविष्य की राजस्थान कांग्रेस की ओर संकेत था, और आला कमान के लिए भी एक संदेश कि राजस्थान में कांग्रेस का चेहरा वो ही है। ऐसे में सचिन पायलट के लिए क्या विकल्प होगा, ये चर्चा अब भी गर्म है। छोटा है बड़ा है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मैं समझता हूँ राजनीति में लोगों को जनता के बीच में उनके दिलो दिमाग में भी जगह बनानी चाहिए, और जो कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता पब्लिक के माइंड में उनके दिमाग और दिल में जगह बनाता है वो परमानेंट है। बाकी पोस्टर तो आज इसके हैं कल उसके बदलते रहते हैं, लेकिन पब्लिक के साथ जुड़ाव रहे, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट रहे, एक भावनात्मक जुड़ाव रहता है तो वो एक लंबे समय तक रहता है। सचिन पायलट गुर्जर समाज से आते हैं, जो राजस्थान की कुल आबादी का 9% है। करीब 35 से 40 सीटों पर गुर्जर वोट असर रखते हैं। गहलोत से लगातार सचिन पायलट के मतभेदों के चलते गुर्जर समाज पहले ही नाराज चल रहा था। अब गहलोत के कुर्सी न छोड़ने वाले बयान का असर भी दूर तक पड़ सकता है, और अगर असर पड़ा तो कांग्रेस को कई सीटों पर लड़ाई और मुश्किल लड़नी पड़ेगी।
गुर्जर समाज को बीजेपी का पारंपरिक वोटर माना जाता है, लेकिन 2018 में सचिन पायलट के कारण ये वोट कांग्रेस को गया था। – 2018 चुनाव में बीजेपी ने गुर्जर समाज के 9 प्रत्याशी उतारे थे, एक की भी जीत नहीं हुई। कांग्रेस ने 12 गुर्जर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 7 जीते और इसका क्रेडिट सचिन पायलट को गया था। एक बीएसपी का गुर्जर प्रत्याशी जीता था। बीएसपी के विधायक कांग्रेस में विलय कर गए। उसके बाद गुर्जर समाज के 8 विधायक कांग्रेस के पास हो गए। सचिन पायलट ने कई बार भ्रष्टाचार के आरोपों से लेकर कुर्सी की लड़ाई तक गहलोत यानी अपनी कांग्रेस सरकार को ही घेरा था और गहलोत के पलटवारों ने बार बार ऐसे हालात बनाए कि कांग्रेस आलाकमान तक सकते में आ गया था। कांग्रेस की अब कोशिश है कि जनता के बीच पूरी कांग्रेस की एकजुटता की तस्वीर जाए, लेकिन क्या जनता भी ऐसा सोचती है? वो पूरे 5 साल लड़ाई में लगे रहे, कोई विकास कार्य नहीं करा। एक तरह से ये जो जनता के पास जो मैसेज आ रहा है कि हम एक हैं, एक्चुअल में ये एक नहीं है। अगर ये एक होते तो पिछले 4.5 साल लड़ते थोड़ी रहते। सचिन पायलट ने पिछले इलेक्शन में सारी मेहनत की थी, उसी कारण से कांग्रेस सरकार आई थी और उनको जैसे ही सरकार आई उनको साइड बाय कर दिया गया। तो उनको साइड किया तो उस चीज का कांग्रेस को जरूर नुकसान होगा। माहौल चुनावी है, ऐसे में बड़े नेताओं का साथ साथ दिखना कांग्रेस की मजबूरी भी है और रणनीति भी। लेकिन जनता से अधिक ये कांग्रेस आला कमान को ही तय करना है कि मुख्यमंत्री पद के लिए फिलहाल चुनावों में वो किसे आगे करे। ये कांग्रेस के लिए चुनौती भी है और चुनावी लिहाज से जरूरी भी। क्या मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पसुपेश केवल कांग्रेस पार्टी के भीतर है? क्या बीजेपी में सब कुछ सही है? वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रही, क्या वही होंगी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री अगर पार्टी की जीत होती है, या फिर कई और नामों के बीच खींचतान है, या कई और नामों को लेकर सुगबुगाहट है? मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। भाजपा आएगी, समृद्ध राजस्थान बनाएगी। बीजेपी राजस्थान का चेहरा कौन? इस सवाल पर बीजेपी भी है पूरी तरह मौन। महारानी वसुंधरा राजे मैदान में तो हैं, लेकिन सेनापति की भूमिका में नहीं दिखती। हमारे दरवाजे खुले हैं, आप सब आओ, प्यार से रहो, कोई बात नहीं है। पर इधर तो उधर नहीं। ये चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि 25 तारीख के बाद अगर उधर होना शुरू किया तो फिर मेरे पास मत आना। राजनीति की ये मजबूरी होती है कि मन में कुछ और होता है, दिल में कुछ और, जुबान पर कुछ और, लेकिन तस्वीरें काफी कुछ कह जाती हैं। चुनावों से चंद दिनों पहले की ये तस्वीरें देखिए। मंच है, वसुंधरा है, लेकिन चर्चा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की है और प्रधानमंत्री की चर्चाओं में भी वसुंधरा से दूरी है। ये वही वसुंधरा हैं जिन्होंने 20 साल की सक्रिय राजनीति में 2 बार बीजेपी को प्रचंड बहुमत से राजस्थान की सत्ता का स्वाद चखाया। 2003 में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी ने 120 सीटें जीती। 2013 में वसुंधरा के ही नेतृत्व में बीजेपी ने 163 सीटें जीतकर सुनामी ला दी थी। 2018 में बीजेपी राजस्थान हारी तो वसुंधरा के भी मुश्किल दिन शुरू हो गए। केंद्रीय नेतृत्व से उनकी अनबन जग जाहिर हुई
लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वसुंधरा नहीं तो बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन? जवाब कई चेहरों के रूप में सामने आता है। ये वो चेहरे हैं जिनका जिक्र बीजेपी के संभावित मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे आ रहा है। ओम बिरला फिलहाल लोकसभा के स्पीकर हैं और कोटा लोकसभा से सांसद हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत फिलहाल केंद्र में जल शक्ति मंत्री हैं, जोधपुर से सांसद हैं। दिया कुमारी राजसमंद से बीजेपी सांसद दिया कुमारी जयपुर राजघराने की वर्तमान वंशज हैं। अब मैं हमारे माननीय प्रदेश दिया कुमारी की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि 25 सितंबर 2023 में जब पीएम मोदी जयपुर पहुंचे तो मंच का संचालन दिया कुमारी कर रही थी, जबकि मंच पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद थी। लेकिन ना ही सभा में उनका भाषण हुआ, ना ही पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक बार भी उनका नाम लिया। बीकानेर से लोकसभा सांसद अर्जुन राम मेघवाल पूर्व आईएएस हैं। फिलहाल केंद्रीय कानून मंत्री, राजस्थान में बीजेपी का दलित चेहरा भी है। सितंबर में बीजेपी ने राजस्थान में 4 परिवर्तन यात्राएं निकाली थी, जिनका नेतृत्व पहले वसुंधरा राजे, गजेंद्र शेखावत, सतीश पूनिया और सीपी जोशी को करना था। लेकिन बाद में सांसद विधायक इसमें शामिल हुए और यात्रा की झंडी दिखाई जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने। संकेत साफ था कि राजस्थान बीजेपी की कलह और गुटबाजी को किनारे करना, लेकिन वसुंधरा फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 34 साल के बाद ऐसे रास्ते बन गए हैं, पानी का काम चालू हो गया है। आज खाली गाड़ी में बैठ के या बस में बैठ के नहीं चलते आप। आज आपका प्लेन लैंड होता है, आज आपकी ट्रेन आना शुरू हो गई है और आज लोग पूछते हैं कि ये झालावाड़ कहाँ है, और लोग यहाँ आके अपना पैसा लगाने का काम अब करना चाहते हैं। जब भी ये काम होगा तब मैं आपको कह सकती हूँ कि यहाँ निवेश होगा, परंतु सबसे बड़ी बात को हमको ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो जा सकती हूँ। वसुंधरा राजे के नेतृत्व के बिना बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है, जिसका सामना बीजेपी को इन्हीं चुनावों में करना है। नया चेहरा, नया लोग, नए युवा को चाहते हैं। वो काफी बार रह चुकी हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार में अगर वो ना हो तो आगे सरकार में कोई नेतृत्व ना हो सकता है कि उनके नए चेहरे आने से और ज्यादा बीजेपी को फायदा मिले। नुकसान है जी, क्योंकि वो एक अच्छी नेता रही है, उनका एक अच्छा पार्टी में नेतृत्व रहा है। अगर ऐसे एक अच्छे लीडर को अगर आप पार्टी में नहीं रखोगे तो निश्चित पार्टी का नुकसान होगा। बीजेपी के पास बहुत कार्यकर्ता है और बहुत अच्छे नेता हैं, कोई भी सीएम बन सकता है। वसुंधरा राजे महिला हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री रहते महिलाओं के लिए कई योजनाओं पर काम किया था, जिसकी वजह से महिला वोट बैंक उनकी तरफ पहले से रहता है। दूसरी बात यह है कि वसुंधरा का तगड़ा असर राजपूत, जाट, गुर्जर और आदिवासियों में है। अगर ब्राह्मण और वैश्य साथ आते हैं तो बीजेपी के लिए अच्छी स्थिति बनती है। वसुंधरा जरूरी है। वसुंधरा 4 साल किनारे थी और उनकी जगह लेने के लिए आला कमान ने बहुत से लोगों को प्रेरित किया, पर दुर्भाग्य से या संयोगवश या किसी खास कारणों से वो ऐसा कर नहीं पाए। तो वसुंधरा को फिर इसीलिए केंद्रीय भूमिका में लाना पड़ा और वसुंधरा आज केंद्रीय भूमिका में है। अप्रत्यक्ष तौर पर वो कहती हैं कि मैं ही अगली मुख्यमंत्री हूँ, वो संदेश देने की कोशिश करती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय पार्टियों में राष्ट्रीय पार्टी मजबूत होनी चाहिए, क्षेत्रीय नेता मजबूत जरूर हो, पर वो उस तरह के न हो जैसे राष्ट्रीय स्तर पर चेहरे बन जाते हैं। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अब इस सवाल का जवाब चुनावों का नतीजा आने के बाद ही मिल सकेगा कि जीतने की स्थिति में कौन बनेगा बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री, वसुंधरा नहीं तो कौन। फिलहाल ब्रांड मोदी की चमक में चुनाव लड़ा जा रहा है। आपसी खींचतान और कलह का दूसरा राउंड नतीजों के बाद होना तय है। एक बात साफ है, बीजेपी हो या कांग्रेस, बीते कई वर्षों से सियासत का सिक्का उछलकर गहलोत या वसुंधरा का नाम ही आता रहा है। लेकिन इस बार गहलोत हो या वसुंधरा, स्थिति कभी हाँ कभी ना थी।
यूं तो पिछले 5 सालों में कांग्रेस की अंदरूनी मुश्किलें भी राजस्थान में काफी रही हैं, लेकिन इसके अलावा राज्य के भीतर जिस तरीके से कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है, उसने भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा हथियार दिया है। इन चुनावों में और इस चुनाव के प्रचार के दौरान कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीते 5 वर्षों में आप लोग राजस्थान में कोई भी तीज त्योहार शांति से नहीं मना पा रहे, इसलिए कांग्रेस को यहां सरकार से हटाना बहुत जरूरी है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी गहलोत सरकार को लगातार घेर रही है। बीजेपी के चुनाव प्रचार में ये मुद्दा सबसे ऊपर है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून और व्यवस्था। गहलोत जी ने इसका मतलब कर दिया है लॉ और ऑर्डर करो। सब जानते हैं 25 तारीख को विधानसभा के चुनाव में राजस्थान में यहाँ सबकी नजर कांग्रेस की गहलोत सरकार के पास बीजेपी के इन आरोपों पर अपनी सफाई है। इतनी बड़ी संगीन घटना हो गई, दंगे भड़क सकते थे। मैंने मेरे टूर प्रोग्राम कैंसिल किए, आया उदयपुर के घर गया, ये मोहल्ले में गया, चीफ सेक्रेटरी गई, हमारे डीजी पुलिस गए और हमने सांत्वना उनको दी थी। 2 घंटे पकड़ लिए हम लोगों ने, 2 घंटे पकड़ लिए। बीजेपी जब कानून व्यवस्था की वापसी के लिए वोट मांग रही है तो उसमें एक साथ कई मुद्दे शामिल हैं, जिन्हें वो गहलोत सरकार पर आरोप के रूप में जनता के सामने रख रही है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, बेलगाम भ्रष्टाचार, हिंसा और दंगों पर लचर व्यवस्था, सांप्रदायिक तुष्टीकरण। उदयपुर में कन्हैयालाल जी के साथ आतंकी घटना कांग्रेस सरकार पर बहुत बड़ा दाग है। नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने पर जून 2022 में गला काटकर कन्हैयालाल की हत्या उनकी दुकान में कर दी गई। तब से ये मुद्दा राजस्थान में गर्म है। चुनाव है तो एक बार फिर ये गूंज रहा है। ये इलेक्शन की वजह से मेरे पापा का मुद्दा बनाया जा रहा है, इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा न बनाते हुए इसको केस की तरह ले और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दे। न्याय चाहिए मेरे को, राजनीति में नहीं, इसके पापा को मत घसीटो, मैं ये चाह रही हूँ। महिला सुरक्षा को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कांग्रेस के मंत्री विधानसभा में राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताकर महिला अपराध की पैरवी करे तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो ही जाते हैं। राजस्थान कांग्रेस हवा चल रही है। राजस्थान में अंदर ही अंदर लोगों में विश्वास जम गया है सरकार के प्रति। ये खबरें उन तक पहुंचती है, बुखलाए हुए हैं इसलिए ऐसी बातें करते हैं। बीजेपी के तर्कश में इस बार गहलोत सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर भी कई नुकीले तीर हैं। जहां लाल डायरी में काली करतूते हो, हर कोई कट और कमीशन में व्यस्त हो, वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा, कौन पूंजी निवेश करेगा। वसूली के कारण लाल डायरी कांड राजस्थान विधानसभा में खूब उछला था। गहलोत के अपने मंत्री ने आरोप लगाए थे और अब तो अशोक गहलोत के बेटे भी भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं, जिसको लेकर चुनावी माहौल गर्म है। मुख्यमंत्री जी के बेटे का जो होटल्स के जरिए काली कमाई कर रहा है, मॉरिशस के रूट से जाके लंदन के द्वारा सफेद बन के आ रही। सवाल पीसीसी प्रेसिडेंट का नहीं है, सवाल मेरे सन का नहीं है, सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है, आतंक मचा रखा है।
प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मुद्दा तो इतना बड़ा बना कि खुद सचिन पायलट ने ही अपनी सरकार को घेरा। आज हमारे बच्चे जो सालों मेहनत करते हैं, जिनके माँ बाप अपना पेट काट कर उनके ट्यूशन करते हैं, पढ़ाई कराते हैं, वो एग्जाम देते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, हमें दुख नहीं होता। उस पर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगता है? न्याय दिलाने में इतनी पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं बैठे जो यहां से निकल कर गए हैं। ऐसे 70 लाख युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। और जब उसकी जांच के क्रम में सूत्र कलाम कोचिंग सेंटर से जुड़ते हैं और कलाम कोचिंग सेंटर से आगे बढ़ करके डोटासरा साहब तक जाते हैं, तब इसमें इतनी छटपटाहट क्यों होती है? मतदान के समय जनता के बीच कानून व्यवस्था कितना बड़ा मुद्दा रहेगा या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता का क्या रुख रहेगा, नतीजे इस पर भी काफी निर्भर करेंगे। किसान कर्ज माफी को लेकर भी गहलोत सरकार पर बीजेपी काफी मुखर है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार कर्ज न चुकाने की स्थिति में 19,444 किसानों की जमीन कुर्क कर ली गई। गहलोत सरकार ने इसको लेकर एक किसान राहत आयोग गठन कर प्रस्ताव भी रखा था। चुनावी मौसम में मुद्दे होते भी हैं और बनाए भी जाते हैं, लेकिन जनता सब जानती है और अंतिम निर्णय जब लेती है तो सरकारों की सूरत और सीरत दोनों पर उसका असर दिखता है। राजस्थान के चुनावी गणित में जातियों का गुणा भाग भी बड़ा होता है, लेकिन पिछले 5 सालों में हम देखें तो कई ऐसे वाकये हुए जो सांप्रदायिक तनाव के कारण चर्चा में आए। इन चुनावों में इस पूरे गणित और इस पूरे विभाजन पर भी एक नजर डालते हैं। कभी दंगे, कभी पत्थरबाजी, कभी कर्फ्यू। कांग्रेस के 5 साल की यही तस्वीर रही है। दंगों के कारण, बार बार लगते कर्फ्यू के कारण सबका नुकसान होता है। राजस्थान के अलग अलग शहरों में पिछले 5 साल में छोटी बड़ी 20 से ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा की वारदात हुई। भीलवाड़ा हो या जयपुर, उदयपुर हो या करौली, जोधपुर हो या झालावाड़, हर शहर सांप्रदायिक तनाव के निशाने पर रहा। दंगे और कर्फ्यू की स्थिति रही। सवाल ये है कि आखिर राजस्थान में शहर दर शहर सांप्रदायिक हिंसा का जहर क्यों फैल रहा है? और एक सवाल ये भी है कि इस हिंसा से चुनाव में फायदा और नुकसान का गणित क्या है? भाई को भाई से लड़ाना, धार्मिक तुष्टीकरण करना, सरतन से जुदा होना, इस तरीके की आवाजें शांत प्रिय राजस्थान में 5 साल में जो लगी है, उसने ग्रहण लगा दिया है राजस्थान को। ग्रहण सभी जाति बिरादरी धर्म समुदाय, कांग्रेस पार्टी सबकी है। इसमें अगड़े पिछड़े अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नौजवान बुजुर्ग महिला सब कौमों को साथ लेकर चलती 135 साल पुरानी पार्टी है। राजस्थान में मुस्लिम आबादी 9% है, लेकिन मतदाताओं के तौर पर यह समुदाय राज्य की 36 सीटों को प्रभावित करता है। इनमें 15 सीटें मुस्लिम मतदाताओं के वर्चस्व वाली हैं, तो 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है और चुनाव के नतीजे तय करता है। राजस्थान के अलग अलग विधानसभा में अलग अलग जातियों का गणित भी ऐसा है कि कोई भी पार्टी उसे दरकिनार करके आगे बढ़ नहीं सकती। राजस्थान में जाट और गुर्जर समाज खासी अहमियत रखते हैं। आरक्षण इन दोनों के ही बीच बेहद अहम मुद्दा रहता है। कांग्रेस और बीजेपी में जो इनमें से बड़े वर्ग को साथ लेगा, उसकी जीत की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी ने राजपूत समाज के 17, बीजेपी ने 25 प्रत्याशियों को मौका दिया है। इसी तरह ब्राह्मण समाज से कांग्रेस ने 16, बीजेपी ने 20, बनिया समाज से कांग्रेस ने 11 और बीजेपी ने भी 11 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। इसी तरह एससी वर्ग के लिए कांग्रेस ने 34, बीजेपी ने भी 34, एसटी वर्ग से कांग्रेस ने 33 और बीजेपी ने 30। इसी तरह गुर्जर समाज से कांग्रेस ने 11, बीजेपी ने 10, माली समाज से कांग्रेस ने 4, बीजेपी ने 3 और जाट समाज से कांग्रेस ने 36 और बीजेपी ने 33 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। वैसे एक मुद्दा और है जो ये माना जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति को प्रभावित कर सकता है, और वो है गहलोत का नए जिलों का गठन। अगस्त महीने में अशोक गहलोत ने 19 नए जिलों का उद्घाटन किया। ये जिले 113 विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं।
इनके अलावा 3 नए संभाग भी बनाए हैं। तोड़ दिया अलग, उससे नुकसान है। तोड़ दिया जिला, अभी हमारा 22 किलोमीटर जिला पड़ता है भीलवाड़ा, और हमको इधर 32-33 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा में डाल दिया। अगर पहले सारा रोजगार भीलवाड़ा से चल रहा है, बनेड़ा का जो भी आदमी मजदूर जो भी जाता है भीलवाड़ा जाता है, सापरा नहीं जाता है। सारी रोजी रोटी जहाँ से भी आती है वो भीलवाड़ा से आती है, और हमको इधर डाल दिया। राजनीति की राह पर हर दांव चला जाता है, जिसका पासा सीधा पड़े वो हिट, जिसे जनता नकार दे वो फ्लॉप। फाइनल फैसला जनता की अदालत में होना है, उससे पहले अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी जीत का भरोसा। जिन भी राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां पर लोगों की राय केंद्र और राज्य को लेकर कुछ इस तरीके से विभाजित रहती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दांव लगाती है। इस बार भी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कोई पेश किया जाए या न किया जाए, लेकिन पीएम मोदी का चेहरा बीजेपी के हर पोस्टर पर साफ साफ नजर आता है। जा रही है कांग्रेस, आ रही है भाजपा। जन जन की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। राजस्थान को बचाएंगे, भाजपा सरकार को लाएंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर राजस्थान की जनता भरोसा करेगी? क्या मोदी मैजिक फिर से चलेगा? क्या मोदी के नाम पर जीत मिलेगी? किसी चीज की दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। तो राज्य सरकार के काम से खुश हैं? खुश है, मोदी जी से बहुत खुश है। अब वो तो केंद्र में है। केंद्र में हो कहीं भी हो, बस उनसे खुश काम करवा रहे हैं। तो ये यहाँ पे 5-5 साल में सरकार क्यों बदलती है? ये न मालूम क्या ट्रेंड बन गया सब मैडम। बाकी अधिकांश लोगों का भाजपा पे विश्वास है यहाँ पे। क्यों? उनके अपने देश के प्रति जो भावना है ना, सेंटर की वजह से बीजेपी पे की वजह से, मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह। चुनाव राज्य का है, लेकिन राजस्थान की गलियों में, वहां के मोहल्लों में, सड़कों पर लगे पोस्टरों पर सिर्फ मोदी है। विकास की गारंटी भी मोदी है, और वार पलटवार की इस लड़ाई में सबसे आगे भी मोदी है। मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। मोदी जी, आपको समझ में नहीं आ रही है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी खुद फॉलो करने लगे कि ये मोदी गारंटी है। गारंटी शब्द उनकी जबान पे आने लग गया, इतने घबरा गए हमारी गारंटियों से कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि ये मेरी गारंटी है। आंकड़ों का इतिहास कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दम पर कई बार राज्यों के चुनावी नतीजे पलटे हैं। हारी हुई बाजियां जीती हैं, लेकिन इस बार नई चुनौती है, और हर चुनौती के लिए बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी है। राजस्थान में पिछले 12 महीने में पीएम मोदी 12 से ज्यादा दौरे कर चुके हैं। राजस्थान में वोटिंग से पहले पीएम मोदी 2 रोड शो और 4 रैली करने वाले हैं। और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है, और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हम कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। लोकसभा चुनावों में राजस्थान वैसे भी पीएम मोदी की झोली भर देता है।
विधानसभा के चुनावों में इस बार खुद पीएम मोदी राजस्थान की जनता से मुखातिब हैं। वो वादा भी कर रहे हैं और संवाद भी, भरोसा भी दिला रहे हैं और उम्मीद भी। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के केंद्र में आने के बाद बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ा। बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में खुद मोदी ही चेहरा थे और ये प्रयोग सफल रहा। झारखंड में चुनाव हुआ, वहां भी जीत मिली। 2016 में जब असम की सत्ता पर बीजेपी काबिज हुई, वहां भी मोदी ही चेहरा थे। 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी की तरफ से कोई घोषित चेहरा नहीं था, लेकिन पार्टी ने मोदी नाम के सहारे आगे बढ़ने का फैसला किया। यहां भी प्रयोग सफल रहा। 2018 में त्रिपुरा में भी मोदी मैजिक काम कर गया। 2022 में मोदी के चेहरे पर गुजरात का चुनाव लड़ा गया और बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। लेकिन हमेशा मोदी मैजिक चला हो ऐसा भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में हार मिली, ओडिशा में बीजेपी कोई करिश्मा नहीं कर पाई, दक्षिण भारत में भी कमल मुरझाया हुआ है। हिंदी भाषी राज्यों में मोदी के नाम ने करिश्मा किया है, लिहाजा राजस्थान चुनाव में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सारी उम्मीदें फिर मोदी पर आकर टिक गई हैं। सामने 2024 का महारण भी है। राजस्थान क्या जनादेश देता है, ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।